तो आज हम बात करेंगे केतन पारेख स्कैम के बारे में। केतन पारेख, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, अपना स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस चलाता था। और जैसे कि हमने हर्षद मेहता स्कैम के वीडियो में देखा था कि केतन पारेख हर्षद मेहता की कंपनी में हर्षद मेहता का ट्रेनी भी था। केतन पारेख पंप एंड डंप स्कीम और कुछ टेक्निक्स का यूज करके अपने स्कैम को चला रहा था। सो लेट्स सी कि ये पंप एंड डंप स्कीम क्या होती है। पंप एंड डंप स्कीम एक फ्रॉड स्कीम है जिसमें स्कैम चलाने वाले ऑपरेटर्स पहले किसी कंपनी के शेयर्स बड़ी मात्रा में खरीद लेते हैं और फिर झूठी इन्फॉर्मेशन देकर या झूठा दिखावा करके इन्वेस्टर्स को उस स्टॉक की ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे इन्वेस्टर्स उन ऑपरेटर्स के इस जाल में फंसकर उन शेयर्स को खरीदने लगते हैं, जिससे उस शेयर की डिमांड बढ़ने लगती है एंड हेंस शेयर की प्राइस भी बढ़ने लगती है। उस स्टॉक की बढ़ती हुई डिमांड और प्राइस को देखकर और ज़्यादा इन्वेस्टर्स उन ऑपरेटर्स पर भरोसा रखकर शेयर बाय करते हैं, जिससे शेयर की प्राइस बढ़ जाती है यानी पंप हो जाती है। और जब शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाती है तब ऑपरेटर्स उन स्टॉक को बेचकर यानी डंप करके अच्छा प्रॉफिट कमा लेते हैं। जब ऑपरेटर्स उस स्टॉक को सेल कर देते हैं और उसे प्रमोट करना बंद कर देते हैं तब वो शेयर ओवर वैल्यूड होने के कारण और ऑपरेटर्स ने फैलाई हुई इन्फॉर्मेशन या दिखावा झूठा होने के कारण उस स्टॉक की प्राइस गिरने लगती है और जिन इन्वेस्टर्स ने उन स्टॉक में इन्वेस्ट किया था उन्हें काफ़ी नुकसान हो जाता है। केतन पारेख पहले कुछ स्टॉक्स में अच्छे खासे स्टेक्स यानी हिस्सेदारी खरीद लेता था और फिर उन्हें मैनिपुलेट करने लगता था। बेसिकली दो टाइप्स के इन्वेस्टर्स होते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स मतलब इंडिविजुअल्स जो अपने लिए या अपने पर्सनल अकाउंट के लिए शेयर्स खरीदते हैं, जैसे कि आप और मैं। और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशंस यानी संस्थाएं जो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के लिए या लोगों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, हेज फंड्स एक्सेट्रा। जैसे कि हमने देखा था कि हर्षद मेहता अपने स्कैम में रिटेल इन्वेस्टर्स को स्टॉक की ओर ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था। वही केतन पारेख का प्लान इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने का था, क्योंकि वो बहुत बड़ी अमाउंट के साथ इन्वेस्ट करते हैं। किस तरह से इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट किया जा सकता है और उसके लिए क्या करना होगा, ये केतन पारेख को बहुत अच्छे से पता था, क्योंकि केतन पारेख एक इंस्टीट्यूशनल स्टॉक ब्रोकर था। उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए अलग अलग स्ट्रेटजीज का यूज़ करके केतन पारेख स्टॉक्स को मैनिपुलेट करने लगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स, स्पेशली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, लिक्विडिटी को काफ़ी महत्व देते हैं, इसलिए केतन पारेख ने सर्कुलर ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। सर्कुलर ट्रेडिंग करके स्टॉक का वॉल्यूम आर्टिफिशियली बढ़ाया जाता है। किसी दिन या दिन के किसी स्पेसिफिक टाइम तक कंपनी के कितने शेयर्स ट्रेड हुए हैं उसे उस स्टॉक का वॉल्यूम कहते हैं। जैसे जैसे नए ट्रेड्स होते हैं वैसे वैसे उस दिन का वॉल्यूम बढ़ता है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स अपने ही बीच ट्रेडिंग करते हैं, जैसे कि पहला ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर को शेयर्स बेचता है, दूसरा तीसरे को और तीसरा ऑपरेटर फिर पहले ऑपरेटर को। इस तरह एक सर्कल में ये ट्रेडिंग होती है और शेयर्स उन्हीं ऑपरेटर्स के बीच रोटेट होते हैं, जिससे स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ता है। सर्कुलर ट्रेडिंग में ऑपरेटर्स मिलकर पहले ये डिसाइड करते हैं कि कितने शेयर्स ट्रेड करने हैं, कौन सी प्राइस पर करने हैं और कब करने हैं। उसके बाद उन शेयर्स को खरीदने वाला ऑपरेटर और बेचने वाला ऑपरेटर एक साथ उतने शेयर्स के ऑर्डर सेम प्राइस और सेम टाइम पर एंटर करते हैं, मतलब एग्जैक्टली मैचिंग ऑर्डर्स एंटर करते हैं, जिससे वो शेयर्स उन्हीं ऑपरेटर्स के बीच ट्रेड होते हैं और उस स्टॉक का वॉल्यूम बढ़ जाता है। सर्कुलर ट्रेडिंग करने के लिए केतन पारेख अपनी ही अलग अलग कंपनीज के बीच शेयर्स बाय और सेल करता था और स्टॉक्स का वॉल्यूम बढ़ाता था। केतन पारेख मेनली 10 स्टॉक्स को मैनिपुलेट कर रहा था, जिन्हें K10 स्टॉक्स कहा जाने लगा था। हाई वॉल्यूम की वजह से वो स्टॉक्स बहुत एक्टिवली ट्रेड होते हुए दिख रहे थे, जिससे ऐसा लग रहा था कि उन स्टॉक्स में इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बढ़ रहा है। केतन पारेख उन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करके उन स्टॉक्स की प्राइस भी बढ़ा रहा था। इन वजह से इन्वेस्टर्स भी उस स्टॉक में पार्टिसिपेट करने लगे थे। केतन पारेख के कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से अच्छे ताल्लुकात थे, वो इन्वेस्टर्स भी K10 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे थे। और जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स उस स्टॉक में आ जाते थे तब उस स्टॉक की डिमांड और प्राइस बढ़ जाती थी। उस बढ़ती हुई प्राइस और वॉल्यूम के कारण रिटेल इन्वेस्टर्स भी उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने लगे थे। उस दौर में यानी 1997 से लेकर 2001-2002 के पीरियड में .com बूम चल रहा था, जिसमें टेक्नोलॉजी और टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर कंपनीज के स्टॉक काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहे थे। इन्वेस्टर्स उन स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे। तभी केतन पारेख ने टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम इक्विपमेंट प्रोवाइडर्स और मीडिया कंपनीज के स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना शुरू कर दिया, जिससे केतन पारेख द्वारा उन स्टॉक में चल रहे मैनिपुलेशन की किसी को खबर तक नहीं लगी। इन शॉर्ट, केतन पारेख की टाइमिंग बहुत अच्छी थी। दिखने में तो ऐसा दिख रहा था कि K10 स्टॉक्स की प्राइस अच्छी फ्यूचर ग्रोथ
अच्छे फंडामेंटल्स और डॉट कॉम बूम की वजह से बढ़ रही है। केतन पारेख पूरी कोशिश करता था कि जिन स्टॉक्स को वो मैनिपुलेट कर रहा है उन्हें अच्छा मीडिया अटेंशन मिले और वो स्टॉक्स हमेशा सुर्खियों में रहे, जिससे ज़्यादा इन्वेस्टर्स उन स्टॉक की तरफ आकर्षित होंगे और स्टॉक की प्राइस बढ़ने में मदद होगी। केतन ने पेंटाफोर सॉफ्टवेयर को मैनिपुलेट करके उसकी प्राइस 175 रुपीज़ से सीधा 2700 रुपीज़ तक पहुंचा दी। सिमिलरली ग्लोबल टेली सिस्टम्स की प्राइस 85 रुपीज़ से 3100 रुपीज़ तक, HFCL की प्राइस 42 रुपीज़ से 2300 रुपीज़ तक और जी की स्टॉक प्राइस 750 से 11,000 तक पहुंचा दी और इसी तरह कई स्टॉक्स को मैनिपुलेट किया। जैसे ही स्टॉक प्राइसेस बहुत हाई लेवल पर आ पहुंची तब केतन पारेख उन स्टॉक्स को डंप करने लगा और उसने कुछ गिने चुने स्टॉक्स पर ही अपना फोकस बढ़ाया और उनमें अच्छी पोजीशंस बना ली, यानी उन कंपनीज में और स्टेक्स खरीद लिए। अपने इस स्कैम को चलाने के लिए केतन पारेख को जो पैसा लगा वो उसने मेनली 2 जगह से अरेंज किया था, कंपनी के प्रमोटर्स और बैंक्स। प्रमोटर्स को जब अपने शेयर्स बेचने होते थे तब प्रमोटर्स चाहते थे कि अच्छी प्राइस लेवल पर, यानी जब शेयर की प्राइस अच्छी खासी बढ़ जाएगी तब शेयर्स को बेचा जाए, जिससे उन्हें अच्छा फायदा मिलेगा। कुछ कंपनीज के प्रमोटर्स शेयर्स को गिरवी रखकर उस पर लोन लेते हैं और जब शेयर की प्राइस काफ़ी बढ़ जाती है तब प्रमोटर्स को उन शेयर्स पर ज़्यादा लोन मिलता है। इसीलिए कंपनी के प्रमोटर्स केतन पारेख को पैसे देकर स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए कहते थे। अब केतन पारेख को बैंक से मिल रहे फंड के बारे में बात करते हैं। केतन पारेख को मेनली GTB यानी ग्लोबल ट्रस्ट बैंक और MMCB यानी मधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, इन 2 बैंक से फंड मिलता था। शेयर की प्राइस जब बढ़ जाती थी तब केतन पारेख अपने शेयर बैंक के पास कोलैटरल यानी गिरवी रखकर उस पर लोन लेता था और वो पैसे फिर से स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए यूज करता था। केतन पारेख ने ग्लोबल ट्रस्ट बैंक यानी GTB में अच्छे खासे स्टेक्स खरीदे थे। ये भी केतन पारेख के प्लान का एक हिस्सा था। केतन पारेख ने फिर GTB के ऑफिशियल्स के साथ मिलकर GTB का उपयोग अपने लिए फंड अरेंज करने के लिए किया। वही MMCB यानी मधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, जो कि एक गुजरात बेस्ड कोऑपरेटिव बैंक थी, उसका इस स्कैम में बहुत बड़ा रोल था। MMCB के कुछ ऑफिशियल्स ने केतन पारेख की बहुत मदद की और उनकी मदद से केतन पारेख ने MMCB से बड़े बड़े लोन उठाए। उस टाइम RBI के रूल्स के अनुसार बैंक किसी स्टॉक ब्रोकर को 15 करोड़ से ऊपर लोन नहीं दे सकती थी। इसके बावजूद MMCB ने केतन पारेख को करीब 800 करोड़ का लोन दिया था और ग्लोबल ट्रस्ट बैंक यानी GTB ने भी केतन पारेख को 100 करोड़ के ऊपर लोन दिया था। MMCB ने RBI का रूल तो तोड़ ही दिया, साथ ही केतन पारेख को प्रॉपर कोलैटरल के बिना फंड इशू किया। जिस तरह फंड अरेंज करने के लिए हर्षद मेहता ने रेडी फॉरवर्ड डील का गलत इस्तेमाल किया था, उसी तरह फंड अरेंज करने के लिए केतन पारेख ने पेमेंट ऑर्डर इस इंस्ट्रूमेंट का गलत इस्तेमाल किया और उसके लिए MMCB की सहायता ली। पे ऑर्डर DD यानी डिमांड ड्राफ्ट की तरह एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, जिसमें पे ऑर्डर लेने से पहले आपको पे ऑर्डर इशू करने वाली बैंक को वो अमाउंट पे करनी होती है। MMCB केतन पारेख की कंपनीज के नाम पर पे ऑर्डर्स इशू करती थी। केतन पारेख की कंपनीज के बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच में भी करंट अकाउंट थे। बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच काफ़ी बड़ी थी, जिसमें बड़े ट्रांजैक्शंस होते थे और क्विक पेमेंट के लिए केतन पारेख MMCB से मिले पे ऑर्डर्स को बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच में देकर पैसे लेता था। तब बैंक ऑफ इंडिया पे ऑर्डर लेते वक्त 18.5% इंटरेस्ट लगाती थी। मार्च 2001 में MMCB ने केतन पारेख की कंपनीज के नाम पर 137 करोड़ रुपए के पे ऑर्डर्स इशू किए थे। वो पे ऑर्डर्स केतन पारेख की कंपनीज ने बैंक ऑफ इंडिया की स्टॉक एक्सचेंज ब्रांच को दिए। फिर वो पे ऑर्डर्स बैंक ऑफ इंडिया ने क्लियरिंग के लिए भेज दिए, जिसके बाद उस बैंक को वो पैसा पे ऑर्डर इशू करने वाली बैंक से मिल जाता था। नॉर्मली अगर 3 दिन के अंदर क्लियरिंग हाउस से पे ऑर्डर रिटर्न नहीं आते थे तो ये समझा जाता था कि पे ऑर्डर क्लियर हो गई है। लेकिन पे ऑर्डर भेजने के 11 से 12 दिन बाद RBI ने उन पे ऑर्डर्स को बैंक ऑफ इंडिया को वापस भेज दिया। तब तक बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख की कंपनीज को वो पैसे ट्रांसफर कर दिए थे। RBI से ऐसा बर्ताव किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। इवन बड़े बड़े बैंकर्स भी चकित हो गए थे। वो पेमेंट ऑर्डर्स बाउंस हुए थे क्योंकि MMCB ने क्लियरिंग में हिस्सा नहीं लिया था और उनके पास सफिशिएंट फंड भी नहीं था। फिर RBI ने MMCB को डिफॉल्टर घोषित किया था और बैंक ऑफ इंडिया को 137 करोड़ का लॉस हुआ था। फिर बैंक ऑफ इंडिया केतन पारेख से पैसे रिटर्न करने के लिए कहने लगी। तब केतन पारेख ने सिर्फ 7 करोड़ रुपए रिटर्न किए और बाकी 130 करोड़ रुपए रिटर्न करने से मना कर दिया। बैंक ऑफ इंडिया ने केतन पारेख पर 130 करोड़ के फ्रॉड का आरोप लगाया और कंप्लेंट फाइल की, जिसके बाद CBI ने केतन पारेख को अरेस्ट किया और स्कैम का ये सारा मामला सामने आया। हर्षद मेहता स्कैम की तरह ही
केतन पारेख स्कैम को एक्सपोज करने में सुचेता दलाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एमएमसीबी के इन करतूतों के कारण एमएमसीबी के पब्लिक डिपॉजिटर्स को काफ़ी नुकसान हुआ था। डिफॉल्टर घोषित होने के बाद एमएमसीबी ने अपने बहुत सारे पब्लिक डिपॉजिटर्स को उनका पैसा रिटर्न नहीं किया था। आगे चलकर 2012 में आरबीआई ने एमएमसीबी का लाइसेंस रद्द किया था। अपने स्टॉक मैनिपुलेशन के ऑपरेशन के लिए केतन पारेख ने 20 से 25 अलग अलग कंपनीज जिन्हें वो ऑपरेट कर रहा था उनका एक नेटवर्क बनाया था। बैंक्स और प्रमोटर्स से मिला हुआ पैसा केतन पारेख अपने नेटवर्क में से किसी कंपनी को भेजता था, फिर वो पैसा नेटवर्क में से किसी दूसरी कंपनीज को ट्रांसफर किया जाता था। बैंक ऑफ इंडिया से मिला हुआ पैसा भी केतन पारेख की कंपनीज ने इंस्टेंटली अपने नेटवर्क की दूसरी कंपनीज को ट्रांसफर कर दिया था और वो पैसा केतन पारेख ने स्टॉक मार्केट में यूज किया था। इससे केतन पारेख को उसने फंड कहाँ से लाया है और उसे वो कहाँ यूज कर रहा है ये छुपाने में मदद होती थी। केतन पारेख ने अपने इस नेटवर्क का उपयोग सर्कुलर ट्रेडिंग के लिए और बैंक से लोन लेने के लिए भी किया था। जब .com बबल बर्स्ट होने लगा था तब दुनिया भर में टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में गिरावट देखने मिल रही थी। तभी मार्च 2001 की शुरुआत से कुछ ट्रेडर्स और ब्रोकर्स ने केटेन स्टॉक्स जो कि प्राइस बढ़ने के कारण काफ़ी ओवर वैल्यूड हो चुके थे उन्हें शॉर्ट सेल करना शुरू कर दिया था, जिसके कारण मार्केट में बहुत गिरावट देखने मिल रही थी। शॉर्ट सेलिंग क्या होती है इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में समझेंगे। और फिर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स भी शेयर बेचने लगे, जिससे केतन पारेख ने जिन स्टॉक्स में बड़ी पोजीशंस ली थी वो लगातार गिरने लगे। इस बार इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स और शॉर्ट सेलर्स शेयर्स बेच रहे थे। वही केतन पारेख अभी भी उन ओवर वैल्यूड स्टॉक्स को बचाने का काम कर रहा था, लेकिन केतन पारेख ज़्यादा देर तक मार्केट से लड़ नहीं पाया। जब उन स्टॉक्स की प्राइस गिरने लगी तब केतन पारेख को बैंक से फंड रेज करने में दिक्कतें आने लगी। केतन पारेख ने कुछ फंड अरेंज करके मार्केट से फाइट करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रहा। इसी दौरान केतन पारेख के पे ऑर्डर का मामला सामने आया और स्कैम एक्सपोज हुआ। केतन पारेख ने खरीदे हुए जिन स्टॉक्स की प्राइस कम टाइम पीरियड में ही कई गुना बढ़ गई थी, स्कैम एक्सपोज होने के बाद उन स्टॉक्स की प्राइस में बहुत ज़्यादा गिरावट हुई। जैसे कि ग्लोबल टेली सिस्टम्स की प्राइस 3100 रुपीज़ से 120 रुपीज़ तक, HFCL की प्राइस 2300 रुपीज़ से 90 रुपीज़ तक गिर गई। और इसी तरह केतन पारेख ने मनीपुलेट किए हुए बाकी स्टॉक्स में भी भारी गिरावट हुई। जिन्होंने केटेन स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया था उन्हें बहुत नुकसान हुआ। स्कैम के बाद एमएमसीबी और जीटीबी को भी भारी नुकसान हुआ था। इस स्कैम के बाद केतन पारेख पर 2017 तक ट्रेडिंग करने पर पाबंदी लगाई गई थी। इसके बावजूद 2009 में सेबी इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि केतन पारेख अभी भी कुछ कंपनीज के जरिए ट्रेड कर रहा है और वो मार्केट में एक्टिव है। केतन पारेख की वजह से कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज पर पेमेंट क्राइसिस हुआ था, जिससे कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज को करीब 100 करोड़ का नुकसान हुआ था। मार्च 2014 में स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने केतन पारेख को 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। 2001 के स्कैम के बाद केतन पारेख का नाम सामने आया, लेकिन आपको बता दूं कि 1992 के कैनफिना म्यूचुअल फंड स्कैम में भी केतन पारेख शामिल था, जिसके लिए उसे 1 साल की जेल भी हुई थी। अपने इस स्कैम के दौरान केतन पारेख ने ओसीबी यानी ओवरसीज कॉरपोरेट बॉडीज के जरिए करीब 2000 से 3000 करोड़ रुपए विदेश भेजे थे। सीबीआई ने केतन पारेख का स्विस बैंक अकाउंट भी जब्त कर लिया था। केतन पारेख सिर्फ स्विस बैंक में नहीं बल्कि अलग अलग कंट्रीज की अलग अलग बैंक्स में भी पैसे भेजता था। केतन पारेख के पॉलिटिशियंस के साथ काफ़ी अच्छे संबंध रहे हैं, जिसका उसे काफ़ी फायदा मिला है। जैसे कि हमने मिस्टर राधाकिशन दमानी के वीडियो में देखा था कि मिस्टर दमानी का स्टॉक ब्रोकिंग का फैमिली बिजनेस था और केतन पारेख का फैमिली बिजनेस भी स्टॉक ब्रोकिंग का ही था, यानी दोनों सेम बैकग्राउंड से थे। पर मिस्टर दमानी आज इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स और एंटरप्रेन्योर्स हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन हैं। वही केतन पारेख को अपने स्कैम की वजह से कई बार जेल जाना पड़ा है और अब भी उसके खिलाफ कोर्ट में कई केसेस चल रहे हैं। अगर आपके जहन में केतन पारेख स्कैम से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ सवाल है तो आप बेझिझक हमें 09049641491 इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट finnovations.com विजिट कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकॉन पर भी क्लिक करिए ताकि आप हमारे फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट के वीडियो सबसे पहले देख सको। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर।